नाउ वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीवा के मर्मों की। तो ग्रीवा के मर्म में आज जिस पे चर्चा हो रही है नीला और मन्या मर्म। तो ये रेफरेंस है, श्लोक है सुश्रुत शारीर का, क्योंकि प्रारंभ में हम लोग टेक्सचुअल कोटेशंस या रेफरेंस लिख जो है समझने का प्रयास करते हैं। तत्र कंठ नाड़ी उभयतय चतस्रो धमनियो द्वय नीले द्वय मन्ये व्यत्स्य तत्र मुक्ता स्वर वैकृतम सग्राहिता च। सुश्रुत शारीर 6/36। नेक्स्ट स्लाइड। सुश्रुत के मंत्र के अनुसार कंठ नाड़ी के दोनों ओर व्यत्यास से 2 नीला और 2 मन्या नामक 4 धमनियाँ हैं। तो 2 नीला हैं और 2 मन्या हैं। वहाँ पर भेद होने से गूंगापन, स्वर में विकृति और जिह्वा के रस ज्ञान का अभाव होता है। तो ये सेंसरी लॉस होता है। तो और मोटर भी, तो गूंगापन है तो मोटर फंक्शन का लॉस हो रहा है, और जो है रस ज्ञान का अभाव है तो सेंसरी लॉस हो रहा है। नेक्स्ट। नीले मन्ये शिरा मर्माणी चतुरांगुले वैकल्यकारणी च। तो डल्हण का ये श्लोक है जिसमें बताया है कि नीला और मन्या का जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अनुसार है वो शिरा मर्म है, और जो उसका परिमाप या साइज बताया है वो 4 अंगुल, और वैकल्यकर प्रोग्नोस्टिक जो बताया गया कि वो वैकल्यकर है, यानी कि विकलता पैदा करता है। तो जैसा अभी बताया कि गूंगापन कर रहा है और रस ज्ञान में अभाव पैदा कर रहा है, रस ज्ञान नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट। यही बात इसमें लिखी है। डल्हण के अनुसार नीला और मन्या शिरा मर्म है, ये परिमाप में 4 अंगुल है और परिणाम भेद से वैकल्यकर मर्म हैं। नेक्स्ट। तो टेक्सचुअल कोटेशन जो हैं इसके हम अभी बात कर चुके हैं। शिरा मर्माणी चतुरंगुले वैकल्यकारणी च, तो उस पर डल्हण की कमेंट्री है। और चरक का इंद्रिय स्थान का ये रेफरेंस है नीचे। तस्य चैन मन्ये परिम श्रेयमाने न स्पंदयाताम परासुरति विद्यात्। नेक्स्ट। कंठनाड़ीम उभयते शिरा हनु समाश्रिता है। तो हनु जो मैंडिबल जो है उसके ये शब्द का प्रयोग होता है। तो हनु के पास में कंठनाड़ी जो है, जो ट्रैकिया है, उसके दोनों ओर, उभयते के मतलब दोनों ओर, स्वरस्ताशु नीले मन्ये द्वय मर्मणी स्मृति। तो जिसमें कि स्वर को कंट्रोल करने वाली, बोलने को, वोकल कॉर्ड को, और जो स्पीच है उसके ऊपर जिसका कंट्रोल है, तो वो नीले नाम की 2 मन जो है शिरा हैं, जिनको कि मर्म कहा गया है। स्वर प्राणेश वैकृत्यम रसा ज्ञानम चा तद व्यधि। अष्टांग हृदय में ये बताई। तो वही सुश्रुत वाली बात इन्होंने यहाँ पे रिपीट की कि स्वर की विकृति होती है और रस ज्ञान में बाधा होती है, व्याधिते बाधा होती है, और कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट। स्वर प्रणासः स्वर हानि अरुण दत्त। तो स्वर प्रणासः का मतलब उन्होंने बताया कि स्वर हानि मतलब बोलने में प्रॉब्लम है, और अष्टांग हृदय का के ऊपर कमेंट्री है ये अरुण दत्त की। अष्टांग संग्रह शारीर 7/20 का ये श्लोक है। कंठ नाड़िम उभयतस् चतस्रो धमनिया नाशाम द्वय नीले द्वय मन्ये ताशु मुक्ता स्वर वैकृत्यम रसाग्राहिता वा भवति। अष्टांग संग्रह शारीर 7/20। तो जो सुश्रुत ने कहा, जो अष्टांग हृदयकार ने कहा, वही अन्य शब्दों में इन्होंने बात कही। नेक्स्ट। तो 2 नीला तथा 2 मन्या नामक 4 धमनियाँ हैं। रचना भेद से इन्हें शिरा मर्मों के अंतर्गत माना जाता है। परिणाम की दृष्टि से इनकी गणना वैकल्यकर मर्मों के अंतर्गत की जाती है। ये कंठ नाड़ी क्लोम नाड़ी का ऊपरी भाग के दोनों ओर स्थित होते हैं। वाग्भट्ट ने इसके साथ साथ हनु प्रदेश का भी उल्लेख किया है। इनका परिमाप स्वहस्ततल या 4 अंगुल बताया गया है। नेक्स्ट। तो इन शिरा स्थानों पर वेधन होने पर या आघात होने पर
स्वर विकृति, स्वर हानि, गूंगापन तथा रस ज्ञान का अभाव हो सकता है। प्रत्यक्षतः यहाँ पर निम्न रचनाएं पाई जाती हैं। ऊर्ध्व स्वर यंत्र तंत्रिका, तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ये हिंदी में यहाँ लिखा है और हम इंग्लिश में बता रहे हैं। जिह्वा ग्रसनी तंत्रिका, तो हाइपोग्लॉसल यहाँ पे नर्व है। ऊर्ध्व अवटु धमनी, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी तथा जिह्वा धमनी, लिंगुअल जो है आर्टरी एंड नर्व, इस मर्म के साथ साथ साम्यता रखते हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए कि जो सुश्रुत में धमनी शब्द आया है, वैसे तो धमनी माने हम लोग आर्टरी लेते हैं, लेकिन जहाँ पर उसके कार्यों की बात वो कह रहे हैं, आगे के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे, तब उन्होंने कहा है कि वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का वहन करती है धमनी। एक श्लोक आया है जिसका अर्थ ये है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आर्टरी तो वहन करती नहीं है, वो कैरी करती है नर्व। तो धमनी से यहाँ पे नर्व को लिया जाता है। तो इसी के लिए हमने, क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ सिनोनिम यूज़ किए गए हैं, और जहाँ स्रोतस के सिनोनिम की बात करते हैं वहाँ भी एक पंथ, धमनी, सिरा, ये सारे पर्याय वहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। तो संस्कृत के आचार्य होने के कारण और एनाटमी का उतना स्पष्ट ना होने के कारण वहाँ पर इन्होंने सिनोनिम्स यूज़ कर दिए हैं, तो जिससे कि वहाँ पर शंकाएँ हो रही हैं। और जो दूसरे विद्वान हैं, मॉडर्न के विद्वान हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये कैसे होता है कि आर्टरी कैसे जो है कैरी करती है। तो वहाँ इसी को देखते हुए हमने 2 थीसिस कराई, एक डॉक्टर बाला मोहन जी को और एक जो है डॉक्टर भान प्रताप यादव जी को पीएचडी में। तो जो सुश्रुत में धमनी और सिरा के ऊपर सारे रेफरेंस देखेंगे और उन्होंने देखे हैं कि वो उसमें कहाँ पे आर्टरी है, कहाँ पे वेन है, कहाँ पे नर्व है, कहाँ पे लिम्फेटिक है। तो ये 4 चीज़ें, तो सिरा, धमनी, स्नायु, ये ऐसे शब्द आए हैं। लेकिन वहाँ पे आज की एनाटॉमी की दृष्टि से मॉडर्न स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो ये उन्होंने उस थीसिस में हर एक के दोनों के 400 500 पेज की थीसिस है, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है। तो उन रेफरेंसेस को लेना है, क्योंकि आप जो है जब हम कोई पंचकर्म करते हैं, एक्यूपेंचर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं या मर्म चिकित्सा करते हैं, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे अगर इंजेक्शन देना है तो आप एक बात समझ लें, इंट्रावेनस इंजेक्शन देना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है कि नर्व में देना है, और उन तीनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। या सबक्यूटेनियस देना है, तो जो सबक्यूटेनियस देना है अगर वो सीधे आर्टरी में चला जाएगा तो हार्ट अटैक होकर डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनाटॉमी का क्लियर होना, स्ट्रक्चर का क्लियर होना आज की भाषा के अनुसार। तो उसी के लिए हम लोग आयुर्वेद में डिसेक्शन कर रहे हैं और उसमें इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को हमने अपने डिपार्टमेंट में एक टारगेट के रूप में रिसर्च मेथडोलॉजी में लिया और उसके टॉपिक अलॉट किए। तो उसको क्लियर क्या जो है स्ट्रक्चर होगा, वो थीसिस को देख करके आप जान सकते हैं और तब उसका अनुप्रयोग करेंगे। मतलब ट्रीटमेंट में तब उसके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म करना है। क्योंकि जो पहले विभिन्न आचार्यों ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने लिखा, उसके ऊपर टीकाकार हुए और बीच में बौद्ध का युग आया। तो बौद्ध युग के कारण बहुत सारी हानि हुई, क्योंकि उन्होंने एक तो कह दिया अहिंसा परमो धर्म, तो उससे देश गुलाम हुआ। उसका गुलामी का पहला कारण वही बना, क्योंकि आप युद्ध करना भूल गए। और दूसरी बात है कि वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो है लोग डिसेक्शन पे रोक, सर्जरी पे रोक, ये सब होने लगी। तो राज्याश्रय बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो है वो क्या करने दे रहा है, क्या नहीं करने दे रहा है। तो जिससे कि सर्जरी का और आयुर्वेद का बहुत नुकसान हुआ। और फिर वो जिन्होंने डिसेक्शन नहीं किया, जिन्होंने सर्जरी नहीं की और वो कमेंट्री लिख रहे हैं, तो वो एक आचार्य दूसरे का लिख देगा तो प्लेगरिज्म में चला जाएगा। तो वो सिनोनिम यूज़ करेगा, और सिनोनिम यूज़ करेगा तो जहाँ जो शब्द नर्व के लिए है उसकी जगह आप धमनी लिख देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है मेरी समझ में, ये मेरा मत है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा कि भाई कौन क्या कह रहा है, क्या कमेंट्री लिखी।
लेकिन ये इस वजह से आया है क्योंकि सुश्रुत के काल में या आचार्यों के काल में ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर थे, तभी रिजल्ट थे, तभी बातें थी, लेकिन बाद में ये चीज़ें आईं। तो स्ट्रक्चर का जानना बहुत ज़रूरी है, आज भी जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक विशेष अर्थ ले करके ही चल देंगे, जैसे धमनी माने केवल आप आर्टरी समझ लेंगे और हर जगह आर्टरी लगा लेंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा। तो कुछ इस श्लोकों में वहाँ नर्व है, कुछ जगह आर्टरी है, तो किस जगह नर्व है, किस जगह आर्टरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो ये हैं इनको कैरी धमनी नहीं करती, लेकिन वो उन्होंने बताया कि करती हैं, तो वहाँ पे वो नर्व के रेफरेंस में हैं कहा गया है। तो इस चीज़ को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना बहुत ज़रूरी है, BA-MS स्तर पे भी, MD स्तर पे और PhD स्तर पे। इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया। और नेक्स्ट स्लाइड। तो अब मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए स्लाइड दिखा रहा हूँ कि रीजन है नेक, ये किस क्षेत्र के मर्म हैं, तो नेक रीजन के हैं। और नंबर है 2 नीला 2 मन्या। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत देयर आर 4 धमनीज out of which 2 are Nila and 2 Manya situated in the neck on either side of the Kanthanadi. The measurement 4 अंगुल, structural anatomy सिरा और prognostic status वैकल्यकर। क्योंकि जहाँ सुश्रुत ने बात की है सिरा की, तो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि 4 प्रकार की सिराएँ उन्होंने कहीं, वात व पित्त व कफ व सर्व है। और दूसरी भी चीज़ें हैं, अगर मॉडर्न एनाटमी में आप देखें तो जो कैरी कर रही हैं फ्लूइड को या इम्पल्स को, तो वो 4 ही प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। वह है आर्टरी है, वेन है, नर्व है एंड लिम्फेटिक्स। तो ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। तो किस समय कौन सा स्ट्रक्चर लेना है और कौन कौन सा ले सकते हैं, तो ये एक जो एरिया है रिसर्च का जिसके ऊपर वर्क कराया गया और भी लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट, इंजरी रिजल्ट्स, मुक्ता लॉस ऑफ स्पीच, स्वर विकृति, डिफेक्टिव वॉइस और अरस ग्राहिता लॉस ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट, रीजनल एनाटमी, अंडरलाइंग इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड देयर अप्लाइड एनाटमी, comments of different anatomists. So etymologically the word Nila denotes blue color, Manya denotes the nape of the neck and following structures are present in this area. तो ये जो रीजनल एनाटमी वाला जो हेडिंग हम हर मर्म पे डालते हैं उसका रीज़न ये है कि जब कभी इंजरी होती है तो खाली एक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता, कभी कभी एक ही होता है और ज़्यादातर एक से ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे पास में कौन कौन है। एक और बात आयुर्वेद में आती है कि मूल की चिकित्सा करनी है, प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हो रही है उस पर हिट करना है, क्योंकि यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो उसमें कहा निदान परिवर्जन नाम चिकित्सा, निदान कॉज को हटाना है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि संप्राप्ति भंगो नाम ही चिकित्सा, तो जो पैथोजेनेसिस हुई है उसको डिस्ट्रॉय करना है। जब आप डिसेक्शन करेंगे वो स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि इसी एरिया में हैं, तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ग्लासोफेरिंजियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड लिंगुअल आर्टरी। तो ये स्ट्रक्चर्स है और वहाँ पे लिंगुअल नर्व भी होती है। तो ये उस रीजन में स्ट्रक्चर्स है। अब उसको जिस टाइम जो है ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ की कोई इंजरी है तो चिकित्सक का काम है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखे कि इसमें टिक लगाए कि कौन से ठीक हैं और किस में पैथोलॉजी है, फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निश्चित करे। क्योंकि आर्टरी का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, वेन का अलग, नर्व का अलग, मसल का अलग, तो हर एक का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। तो जो जो इन्वॉल्व है उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी होगी। नेक्स्ट, तो आचार्य घाणेकर वाज ऑफ ओपिनियन दैट ट्रॉमेटिक रिजल्ट मेंशन्ड बाय द एंशिएंट आचार्य ऑन दिस मर्म आर मोर लाइक ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज or damage to vessels supplying the larynx and tongue. So he included nerve, glossopharyngeal, superior laryngeal nerve and hypoglossal nerve. nerve में उन्होंने ये 3 स्ट्रक्चर लिए कि 3 डैमेज हो सकते हैं क्योंकि वो टंग को सप्लाई कर रहे हैं। और आर्टरीज में लिया सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी सप्लाइंग द लैरिंक्स एंड टंग
and justifies that damage to these can result phonic alteration as well as loss of taste sensation. तो इनके कारण ही जब बोलने में विकृति आती है और जो रस की अज्ञानता होती है वो होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। ये यहाँ के जो घाणेकर जी वे वो पैथोलॉजी भी उन्होंने पढ़ाई, विकृति विज्ञान और शरीर रचना के प्रोफेसर हुए यहीं BHU के। उनकी सुश्रुत शारीर पे कमेंट्री है और वो सबसे फेमस कमेंट्री है सुश्रुत शारीर स्थान पे। R पाठक, राम रच पाठक की किताब है मर्म विज्ञान, छोटी सी और बहुत अच्छी किताब है, उसको आप लोग पढ़ें, हिंदी में है। तो वो क्या कह रहे हैं, आल्सो सपोर्टेड द एबव व्यू इन टोटो, मतलब कंप्लीट उसको उन्होंने मान लिया। वाइल डॉक्टर हरिप्रपन्न शर्मा, तो ये सब रिसर्चर हैं जिन्होंने उस टॉपिक को लिया। जैसे मैंने अभी 2 नाम आपको गिनाए, तो अलग अलग लोगों को टॉपिक लिया जिन्होंने मर्म के क्षेत्र में काम किया। अब वो अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या ओपिनियन दे रहे हैं, तो सबकी ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है और उसी के आधार पे बाद में कंक्लूजन निकलना है। तो हरिप्रपन्न शर्मा हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन द correlating these murm with the carotid artery and internal jugular vein. Dr. V.S. Patil has accepted all above comments by stating that glossopharyngeal, superior laryngeal nerve, hypoglossal nerve and superior thyroid artery, lingual artery are the clinical justification of these murmur. White carotid artery and internal jugular vein are based on the etymological meaning and anatomical location of these murmur. तो जो इन्होंने लास्ट में बात कही कि कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन जो है एटमोलॉजिकल, क्योंकि कहा कि वो नीला है और मन्या, तो उसके आधार पर उन्होंने वो बात कही। नेक्स्ट, तो डिस्कशन, नीला एंड मन्या मर्मा आर मेंशन्ड साइमल्टेनियसली एज आर हैविंग ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज। नंबर 1, बोथ मर्मा आर सिचुएटेड ऑन द आउटर एंड लेटरल साइड ऑफ द नेक। Second, both murmur are closely related to each other, therefore any injury can involve both simultaneously. Next, the surface area of Neela and Manyas suggests that both are located in one panital, means 4 fingers in size. Next, the previous acharyas has correlated these murmur with different structures, but it does not seem justifies to call them as artery or nerve only. Rather, the area of the neck along the sides of the Kantha nadi trachea should be taken into account. These area covers all important structures. A traumatized can result into above said symptoms. तो इन्होंने जो है ट्रैकिया को भी इन्वॉल्व किया और उसी के दोनों साइड में ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो भी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, द कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी सेड दैट दीज मर्मा आर एरिया ऑफ द नेक इन विच द अबव नर्व वेन्स एंड आर्टरी ट्रेवल्स एंड डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ ट्रॉमा सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मेन चीज़ जो मर्म के रेफरेंस में होती है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि जो उसका एक तो परिमाप दिया रहता है तो बिल्कुल वहीं पे हिट कर रहा है, जो परिमाप बताया गया है तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। और ये भी सुश्रुत शारीर में लिखा, और उसके चारों तरफ का जो एरिया है उससे बाहर का है, आउटर पे जैसे एक सर्किल है तो उससे थोड़ा सा आप बाहर की तरफ चलें, यानी कि उसके समीप का जो स्थल है, तो वहाँ पर होने पे कम जो है पैथोलॉजी होती है, स्लाइट पैथोलॉजी होती है। तो ये डिपेंड करता है कितना एरिया, जैसे 4 अंगुल है तो 4 अंगुल उसमें इन्वॉल्व हो गए, कि 1 अंगुल हुआ और सेंट्रल पार्ट हुआ, कि फुल पार्ट हुआ, कि आउटर पेरिफेरी हुई, पेरिफेरी से बाहर हुआ, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो केस टू केस वेरी करता है। तो इसीलिए सर्जन की इम्पॉर्टेंस है कि वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करे। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज हुई, और प्रैक्टिकल नॉलेज डिसेक्शन से और सीधे मरीज पर है। तो मरीज में देखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए रीजनल जो एनाटमी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, खाली ये कहने की अपेक्षा कि ये एक। तो जैसा कि हम कहते हैं कि अब जैसे यहाँ पे क्लास में 75 लोग हैं और हम किसी एक चीज़ को अगर हम जानना चाह रहे हैं कि वो दोषी कौन, तो हम किसी एक को करें तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
हर बार एक नहीं होता। तो वो ऑब्जर्वेशन है सुश्रुत आचार्यों का कि अगर उन्होंने 100 केस किए, 1000 केस किए ऑब्जर्व, यानी कि तो अब उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो ज़्यादा प्रिवलेंस है कि वहाँ पे नर्व है कि आर्टरी, वो बात उन्होंने वहाँ पे कही है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इसी कारण से परिभाषा में उन्होंने 5 और 6 स्ट्रक्चर्स की बात कही कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इनके सन्निपात को कहते हैं। अष्टांग हृदयकार ने धमनी और उसमें जोड़ दिया। तो इस प्रकार से 6 स्ट्रक्चर्स की बात कर दी। तो हर एक में कोई कोई कहीं डोमिनेट कुछ करता है, कहीं कोई डोमिनेट करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्वालिटी अलग होती है। तो किसी जगह कोई आगे है कि कोई किसी जगह कोई आगे, और महत्व सबका है। तो बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात है कि महत्व वो सारे स्ट्रक्चर्स का है, कहीं पर कोई है, कहीं पर कोई है, हर बार एक ही नहीं है। तो सर्जन को, चिकित्सक को ये ध्यान करना होगा कि हर बार एक ही नहीं है। और जैसा उसमें लिख दिया रीजनल एनाटमी, क्षेत्रीय, कि उस रीजन में तो वहीं एनाटमी की बात करते हैं जहाँ पैथोलॉजी हो रही है, उसके आगे कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके दाएं कौन है, उसके बाएं कौन है, यानी कि उसका संबंध क्या है। ये सब क्या हुआ, दैट इज़ द रिलेशनशिप, वो किस किस से रिलेटेड है, वहीं से पैथोलॉजी क्रिएट हो रही है। उन सबको ऑब्जर्व करना ही चिकित्सक का धर्म है, और उसके अनुरूप वो जाने, डायग्नोज करे कि कौन कौन इन्वॉल्व है, फिर उसका ट्रीटमेंट करें। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसका हम लोग प्रयास करते हैं। आज हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि जो आयुर्वेद कहता है जो शरीर में है वो बाहर है, और वही प्रकृति में है। जो कुछ प्रकृति में घटित हो रहा है वो शरीर में घटित हो रहा है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये बिल्कुल सही नियम है, उसको समझें और बॉडी में भी उसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, और वैसे भी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इन 2 मर्मों की आज बात की, फिर नेक्स्ट मर्म की बात करेंगे। थैंक यू ऑल।